हिंदुस्तान अखबार रविवार 26 जुलाई 2026। शशि शेखर का पहला लेख है, प्रधान का इस्तीफा इतिश्री नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से कॉकरोच लौट चले हैं। अपने सफल आंदोलन से उन्होंने भारतीय राजनीति के उन पुराने दिनों को याद दिला दी जब छात्र सिर्फ वोटर नहीं बल्कि जोर जुल्म के प्रमुख प्रतिरोधक तत्व हुआ करते थे। इन नौजवानों ने साबित कर दिखाया कि वे भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि ऐसा सैलाब है जो बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखता है। यह आंदोलन कई सवाल छोड़कर रुखसत हो रहा है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि नई उम्र की नई फसल के लिए सबसे जरूरी इस मुद्दे का स्थायी समाधान क्या है। जवाब आसान नहीं है। इस समस्या के कई अवैध परतें हैं। अपनी बात समझ जाने के लिए मैं आपको 5 दशक पीछे से ले चलना चाहूँगा। वह सन 1975 की आती गर्मियाँ थीं। मैं मैनपुर शहर के बीचों बीच स्थित एक इंटर कॉलेज में बोर्ड का पहला इम्तिहान यानी हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। परीक्षा केंद्र के जिस कक्ष में मुझे बैठना था उसके बाहर लगभग एक दर्जन लड़के कुछ ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े करने में जुटे थे। काम निपटते ही उन्होंने उन डेलों को अपनी जेब में भरा और पर्चा बंटने का इंतजार करने लगे। प्रश्न पत्र हाथ में लगते ही उन लोगों ने उसे डेलों में लपेटकर सामने स्थित दुकान की ओर उछाल दिया। कुछ देर में चारों ओर से वैसे ही डेले कॉलेज के प्रांगण में बरसने लगे। उनमें लिपटे कागजों पर परीक्षा के पूछे गए सवालों के उत्तर लिखे गए थे। उत्तर प्रदेश में सामूहिक नकल अभियान का यह अनुपम उदाहरण था। इसमें छात्र, शिक्षक, प्रशासन, अभिभावक और अराजक तत्व संभाव से शामिल थे। उन दिनों संचार के नए साधन नहीं थे। नतीजतन नकल कराने वालों और नकलचियों को काफ़ी जोड़ तोड़ करनी पड़ती थी। कुछ साल बाद फोटोस्टेट मशीनों के अवतरण ने इसे सुगम कर दिया। सिर्फ एक जगह पर्चा लीक होता और पूरे शहर में फैल जाता। यहाँ से नकल के संगठनिक स्वरूप की शुरुआत हुई। बाद में विज्ञान की तरक्की ने इस व्यापार को बारहमासी फायदे का जरिया बना दिया। कैसे? फोटोस्टेट के बाद आई फैक्स मशीन। अब पर्चों की रेलों की जरूरत नहीं पड़ती। कोई एक भ्रष्ट अध्यापक, बोर्ड का पदाधिकारी अथवा इसी तरह का कोई अन्य शख्स एक ही पर्चे को पूरे प्रदेश में चंद मिनटों के अंदर लीक कर देता था। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला मुख्यालय से दूर कुकुरमुत्ते की तरह परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। इन कार्यों के संचालक जैसे तैसे मालामाल होते गए, वैसे नकल माफिया भी नींव गहरी होती गई। इंटरनेट, सोशल मीडिया और मौजूदा संदेशवाही ऐप्स ने इस माफिया को पंख दे दिए। तमाम बोर्ड और विश्वविद्यालयों के अलावा कई आयोग आए दिन परीक्षाएं आयोजित करते हैं। नए संचार साधनों से उम्मीद की गई थी कि ये गोपनीयता और परीक्षा की मर्यादा को बढ़ाएंगे। यह सुविधा सिर्फ साधनवान लोगों के लिए है, विपन्नों के लिए नहीं। लिहाजा उबाल स्वाभाविक है। दिल्ली में चल रहा आंदोलन इसलिए देश भर में फैलता जा रहा था। नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के बाद प्रधानमंत्री आवास के समीप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और अन्य सांसदों के धरने में इसे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। क्या हमारी हुकूमत शुरुआती तौर पर इससे बेपरवाह रही? यकीनन नहीं। नीट के द्वारा कराए गए इम्तिहान की मार्किंग में भले ही गड़बड़ियों के कुछ आरोप लगे, लेकिन पर्चा लीक नहीं हुआ। इस आंदोलन और आक्रोश का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दोषियों को जल्द से जल्द कानून सम्मत सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत के गठन का ऐलान किया। बाद में उन्होंने वीडियो जारी कर कानून बेहद सख्त करने का वायदा किया और अगले दिन मंत्रिमंडल ने उस पर मोहर लगा दी। अब सोमवार को उसे संसद में पेश किया जाएगा। उधर सोनम वांगचुक अनशन तोड़ चुके थे। उन्हें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को भी दरकार नहीं रह गई थी।
पर आंदोलनकारियों और विपक्ष अड़ा रहा। नतीजतन संसदीय कार्रवाई से पूरे हफ्ते बाधित रही और जंतर मंतर का माहौल गरमाया रहा। शनिवार दोपहर धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया, पर सवाल कायम है कि क्या मंत्रियों का इस्तीफा किसी दशकों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान है। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको एक बार अतीत की गलियों में वापस ले चलना चाहूँगा। नवंबर सन 1956 की बात है। तमिलनाडु के अरियालूर में भीषण रेल हादसा हुआ था। इससे क्षुब्ध होकर तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले सितंबर सन 1956 में ही तेलंगाना के महबूब नगर में हुई रेल दुर्घटना के समय भी उन्होंने त्यागपत्र की पेशकश की थी, जिसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नामंजूर कर दिया था। इस बार इस्तीफा मंजूर होने से लाल बहादुर शास्त्री नेतृत्व के पर्याय के रूप में उभरे और बाद में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आ बिराजे। लेकिन दुर्घटनाएं रुकी क्या? आंकड़े गवाह हैं। सन 1960 से 2019 के बीच 38,500 से अधिक रेल दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं और हजारों लोग मारे गए। इसी तरह सन 1993 में प्रदेश से किराए पर लिए गए एक विमान की दुर्घटना के बाद तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री माधवराव सिंधिया ने और 2008 में मुंबई पर आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने पद त्याग दिया था। मंत्रियों के आने जाने से ज़्यादा जरूरी है व्यवस्था में सुधार। आंदोलनकारियों को सोचना चाहिए कि अब समय साझा रणनीति बनाने का है, क्योंकि कुछ लोगों को सजा हो जाने या कानून बदल जाने से अपराध नहीं रुकते। सन 2012 में निर्भया कांड के बाद महिलाओं को आबरू संबंधी कानून सख्त किए गए थे। क्या बलात्कार रुक गए? सरकार और समाज के समन्वय के बिना सामाजिक बुराइयां खत्म नहीं होती। पर्चा लीक और नकल भी सामाजिक बुराइयां हैं। प्रश्न पत्र सार्वजनिक करने वाले और नकल के धंधेबाज भले ही कानून की नज़र में मुजरिम हों, पर उन्हें खरीदता कौन है? वे कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नकल के लिए प्रेरित करते हैं और इसके लिए पैसे खर्च करते हैं? इन सवालों के लिए जवाब के लिए हमें अपने अंदर भी झांकना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यंग से शुरू हुआ कॉकरोच आंदोलन सत्ता और समाज के सामने एक गहरी वक्रोक्ति छोड़कर विदा हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी का लेख है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। भारतीय सेना और हमारी सूचना एजेंसियों के लिए कारगिल की लड़ाई एक अप्रत्याशित आघात के रूप में आई थी। आज जब हम कारगिल युद्ध में विजय की 27वीं सालगिरह मना रहे हैं, तब हमें समझने की जरूरत है कि लगभग 11 हफ्तों तक चली वह लड़ाई क्या थी, एक सीमित सशस्त्र युद्ध या कुछ और। इस जंग की एक आश्चर्यजनक बात यह भी थी कि जब दोनों देशों की सेना लड़ रही थी, तब भी भारत और पाकिस्तान में पूर्ण कूटनीतिक संबंध कायम थे। पाकिस्तान के लिए तो यह 1947 से 1948 के जम्मू कश्मीर युद्ध, 1965 व 1971 के युद्ध के बाद एक और शर्मनाक हार थी। श्रृंखला में चौथी कारगिल की करारी हार ने पाकिस्तान सरकार, प्रतिपक्ष और उसके पालतू आतंकवादी संगठनों में भारी असंतोष पैदा कर दिया था, विशेषकर उन वर्गों के बीच जो भारतीय सैन्य ताकत के आगे घुटने टेकने के खिलाफ थे। कारगिल युद्ध में 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उन उत्तुंग पहाड़ियों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने वाली भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा दुनिया आज भी करती है। दरअसल 3 मई सन 1999 से ही पाकिस्तानी सेना ने बेंजो और कुकुर थांग क्षेत्रों में घुसपैठ शुरू कर दी थी। शुरू में पाकिस्तान ने इसके पीछे मुजाहिदीनों का हाथ बताया, पर उसकी यह झूठ उस वक्त पूरी दुनिया में उजागर हो गई जब विश्व भर में उसकी बहुत भर्त्सना हुई। उस टेप ने यह स्पष्ट हो गया था कि
घुसपैठ पर परवेज मुशर्रफ द्वारा रची गई एक सुनिश्चित सैन्य कार्रवाई का हिस्सा थी, जिसका संचालन पूरी तरह उनकी देखरेख में हो रहा था। पाकिस्तान ने लगभग 900 से लेकर 1000 तक अपने सैनिक घुसा दिए थे। यलदौर क्षेत्र में उसकी नियमित सेना की उपस्थिति लगभग 350 थी। द्रास में 250 से करीब, काकसार में लगभग 150 और मुश्कोह घाटी में 200 तक थी। यह घुसपैठ 140 किलोमीटर लंबे अग्रिम मोर्चों पर की गई थी और कुछ इलाकों में तो यह निरंतर रेखा से 3 से 9 किलोमीटर तक गहरी थी। घुसपैठ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारतीय सेना अपने आक्रमण में नियंत्रण रेखा को पार नहीं करेगी। भारत ने इस सैद्धांतिक रुख की विश्व भर में सराहना हुई। प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद हमारी प्रतिक्रिया बहुत तेज व कड़ी हो गई। भारतीय सेना को चौतरफा हमले वाले उपयोगिता पॉइंट 140, तोलोलिंग, टाइगर हिल पॉइंट 4875, स्तानबा और खालूवार रेंज में शानदार सफलताएं मिली। इस युद्ध में पाकिस्तान के 4000 सैनिक खेत रहे। यह आंकड़ा स्वयं नवाज शरीफ ने कहा था। पेशेवर सेना के कायदे का पालन न करते हुए पाकिस्तानी सैनिक अपने 249 मृत फौजियों और कई घायलों को छोड़कर भाग खड़े हुए। आखिर भारतीय सेना ने घायल युद्ध बंदियों की देखभाल की और मृत सैनिकों को सैन्य परंपरा व उनके धार्मिक संस्कारों के अनुसार दफनाया। ऑपरेशन विजय की हमारी सफलता का श्रेय काफ़ी हद तक हमारे जवानों और जूनियर लीडर्स के धैर्य, दृढ़ संकल्प और साहस को जाता है। तोलोलिंग और टाइगर हिल पर हमारी जीत के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। 4 जुलाई सन 1999 को नवाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मिलने भागे वाशिंगटन पहुंचे। राष्ट्रपति क्लिंटन ने एक होटल में बुलाकर उन्हें 2 टूक निर्देश दिए। मुझे याद है हमारे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तुरंत पीछे हटे। अब पाकिस्तान का खेल खत्म हो गया है। वह अपने DGMO को अटारी बॉर्डर पर भेजें ताकि उन्हें युद्ध समाप्ति संबंधी निर्देश दिए जा सके। जनरल तौकीर जिया की सदारत में पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल आया पर पाकिस्तान ने निर्देशों का पालन नहीं किया, वरना इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा काफ़ी पहले हो सकती थी। मैं वहाँ मौजूद था। कारगिल युद्ध ने भारत की दिशा और रक्षा नीति पर गहरा प्रभाव डाला। हमने इस जीत से कई सबक सीखे। सबसे पहला सबक तो यही था कि राष्ट्र के सूचना तंत्र को उन्नत और विस्तृत होना चाहिए। तीनों सेनाओं के बीच आपसी समन्वय परम आवश्यक होता है। इस युद्ध में हमने अपने 527 जवानों को खोया और बहुत से घायल हुए। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के पश्चात एक बात साफ हो जाती है कि कारगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जितने उन्नत हथियार होते तो हम सैनिकों और साजो सामान का नुकसान बहुत कम होता। ऊंची पहाड़ियों पर सीधे हमले की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए युद्ध जल्दी खत्म हो जाता। ब्रह्मोस आकाश मिसाइल प्रणाली, उन्नत तोपखाने व ड्रोन अब पूरे समीकरण को बदलने में सक्षम है। सटीक खुफिया सूचना टेक्नोलॉजी, संचार प्रणाली और AI ने ऑपरेशन सिंदूर में निर्णायक भूमिका निभाई। तीनों सेनाओं में अद्भुत तालमेल देखने को मिला। हमें चीन और पाकिस्तान के गठबंधन से बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न कोई राष्ट्र किसी का स्थायी मित्र होता है और न ही स्थायी शत्रु। ये रिश्ते बहुत सामरिक और बहुराजनीतिक उतार चढ़ाव के अनुरूप बदलते रहते हैं। ऑपरेशन विजय ने हमें जो कुछ सिखाया था, ऑपरेशन सिंदूर की जीत में उसका बहुत बड़ा योगदान है। कारगिल के अपने शहीदों पर आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व है। ज्ञानेश उपाध्याय का अगला लेख है एक अधूरा नाटक जब पूरा हो गया।
मौलिक लेखन आसान काम नहीं है। लंदन के वे लेखक महोदय वर्षों से इसी कोशिश में लगे थे कि किसी तरह से मौलिक लेखन में महारत और नाम हासिल हो जाए। वैसे कोई मौलिक लेखन सिर्फ मन लगाने से मुमकिन नहीं होता। उसमें न जाने कितनी तरह के लौकिक और अलौकिक साधन लगते हैं। खैर तब लंदन में उस लेखक की पहचान छोटे मोटे समीक्षक की थी। वह राजनीति में सक्रिय थे तो विद्वानों के बीच उठना बैठना था। वह 5 उपन्यास लिख चुके थे, किसी तरह 2 प्रकाशित हुए थे, पर कोई उन्हें उपन्यासकार मानने को राजी न था। पुस्तक पर संगीत और रंगमंच समीक्षक के रूप में वह दिन काट रहे थे। उन्हीं दिनों उनकी एक समीक्षक मित्र विलियम आर्चर ने एक सलाह दी, तुम्हारी जो संवाद प्रधान लेखन शैली है उसमें तुम नाटक लिखा करो। लेखक महोदय ने जवाब दिया, मित्र तुम्हारी सलाह तो बहुत अच्छी है, पर नाटक में लिखा क्या जाए। जवाब मिला, मेरे पास एक कहानी है, उस पर नाटक तो मैं लिखना चाहता हूँ, पर मुझसे नहीं होगा। तुम उस कथानक पर नाटक लिख डालो। लेखक महोदय जी राजी हो गए और उन्होंने कथानक सुन लिया। बहुत प्रयास से नाटक लिखना शुरू किया। कुछ दिन बाद दोनों मित्र एक कार्यक्रम में मिले। तब लेखक महोदय ने आर्चर से कहा, तुम्हारी बताई कहानी तो नाटक के कुछ दृश्यों में ही समाप्त हो गई। मेरे पास इसके आगे कोई कहानी नहीं है। तुम ना लिख पाओ तो छोड़ दो, तुमसे नाटक लेखन नहीं होगा। लेखक महोदय को इस आवाज़ ने अंदर तक हिला दिया था कि एक नाटक में पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। यह भी क्या बात हुई, मैं नाटक लिखना चाहता हूँ और कथानक कोई दूसरा बताएगा। दुनिया में जितने बड़े नाटककार हुए हैं, क्या सबको कोई कथानक देता होगा। मुझे दूसरे से कथानक की जरूरत क्यों। मन टूट गया। मौलिक लेखन की बात ठहर गई। लेखक महोदय ने उसे पूरे करने के बारे में सोचते ही रहे। नाटक लेखन में भी नाकामी हाथ लगी। दिल में एक अफसोस लिए पूरे 8 साल बीत गए। तब शरत ऋतु की एक शाम थिएटर में सक्रिय मित्र J.T. ग्रे ने ताना मारा, ब्रिटिश नाटककारों का अभाव है। कोई ऐसा नहीं है जो बढ़िया नाटक लिख दे और उसका सफल मंचन हो जाए। यह बात लेखक महोदय को कुछ ज़्यादा ही चुभी। उन्हें अपने अधूरे नाटक की याद आ गई और उन्हें तत्काल जवाब दिया, मेरे पास एक नाटक है, रुको, मैं वह तैयार करके तुम्हें देता हूँ। लेखक महोदय ने पूरे जोश जुनून से उस अधूरे नाटक को फिर उठाया और लिखना शुरू किया। नाटक को एंटी रोमांटिक कॉमेडी में बदल दिया। पैसा, शादी, सामाजिक हालत और झुग्गी बस्ती के मालिक को मिलाकर एक दमदार नाटक तैयार हुआ। नाटक का नाम था विडोअर्स हाउसेस। जब इस नाटक को 9 दिसंबर 1892 को पहली बार मंचन हुआ, तब लोगों में चर्चा हुई कि लंदन को एक नए नाटककार मिले हैं जिनका नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। अपने लिखे शब्दों को सम्मानित होते देख शो को इतनी खुशी मिली कि मौलिक लेखन ने उनके संकल्प को नव जीवन मिल गया। वह एक से बढ़कर एक नाटक लिखते चले गए। उनकी जीते जी दुनिया भर में उनके नाटकों का मंचन हुआ, अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। वह आधुनिक दौर के महानतम नाटककार में शुमार हो गए। कभी कभी 5 नोबेल से नवाजा गया। उन्होंने अपने देश के यूनाइटेड किंगडम की राजनीति को बहुत गहरे तक प्रभावित किया। वह अपने लेखन के प्रति बहुत सावधान समर्पित थे। उन्होंने कहा कि सफलता का अर्थ यह नहीं कि आप कभी गलती ना करें, बल्कि यह है कि आप एक गलती को दोबारा कभी ना दोहराएं। 26 जुलाई को जन्मे जॉर्ज बर्नार्ड शो 1856 से 1950 अपनी ज़िंदगी में समीक्षक मित्र आर्चर के योगदान को कभी नहीं भूले। शायद अपने मित्र को याद करते हुए ही उन्होंने फरमाया कि अगर
अगर आपके पास एक सेब है और मेरे पास भी एक सेब है और हम इन सेबों को आदान प्रदान करते हैं, तब आपके और मेरे पास एक एक सेब ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एक विचार है और मेरे पास भी एक विचार है और हम इन विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो हम दोनों के पास दो दो विचार हो जाएंगे। आज के सारे लेख पूरे हो चुके हैं।